हम अक्सर रज़िया सुल्तान को भारत की पहली महिला सुल्तान मानते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। रज़िया सुल्तान के दिल्ली की गद्दी पर बैठने से 1200 साल पहले इस देश के पहाड़ों, घाटियों और समंदर के किनारों पर एक से बढ़कर एक ताकतवर रानियों का राज था। यह हमारे देश के मंदिरों, तांबों की प्लेटों और सदियों पुराने पत्थरों पर लिखा हुआ वो कड़वा सच है जिसे या तो जानबूझकर दबा दिया गया या फिर हमारी अनदेखी के चलते ये वक्त की धूल में कहीं दब गया। लेकिन आखिर हमें क्यों बताया जाता है कि रज़िया सुल्तान ही देश की पहली महिला सुल्तान थी? आखिर क्यों उन रानियों को भुला दिया गया जिन्होंने गद्दी की बागडोर संभाली और अपने राज्य को लीड किया? ये सब आपको पता चलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं ये भी बताऊंगा कि रज़िया सुल्तान को ऐसा कहा क्यों जाता है कि वो पहली महिला शासिका थी और वो कौन सी रानियां थीं जो रज़िया सुल्तान से कई सौ साल पहले भी इस देश में कई हिस्सों पर रूल कर रही थी। तो बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। रज़िया सुल्तान ही देश की पहली महिला रानी थी कहने वाले लोग शायद ये नहीं जानते कि महिला शासिकाओं का इतिहास भारत में काफ़ी पुराना रहा है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जब मौर्य साम्राज्य कमज़ोर हो रहा था और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सत्ता का एक वैक्यूम बन रहा था, तब दक्कन के इलाके में सातवाहन वंश का उदय हुआ। सातवाहन वंश के दौर में कल्याण और सुपारा जैसे बंदरगाहों से रोम के साथ ट्रेड होता था। ट्रेड करने के लिए श्रेणियां यानी मर्चेंट गिल्ड्स काम कर रही थी। बौद्ध धर्म इस दौर में तेजी से फैल रहा था। इसी बीच सातवाहन वंश में उदय होता है रानी नागनिका का। रानी नागनिका सातवाहन राजा सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक रानी तक नहीं थी। महाराष्ट्र के जुन्नार के पास मौजूद नाड़े घाट का दर्रा उस समय ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट रूट था। इसी दर्रे की एक गुफा में रानी नागनिका का एक ऐसा शिलालेख मौजूद है जो आज भी हिस्टोरियंस को हैरान कर देता है। ऐतिहासिक सबूत बताते हैं कि नागनिका और उनके पति ने मिलकर 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। शिलालेख में उन दान दक्षिणाओं की लंबी लिस्ट है जो रानी ने इन यज्ञों के दौरान दी थी। हजारों गाय, हाथी, घोड़े, रथ और करशापड़ यानी चांदी के सिक्के। खुदाई में एक ऐसा चांदी का सिक्का भी मिला है जिस पर राजा और रानी दोनों के नाम एक साथ लिखे हुए हैं। ये कोई आम बात नहीं थी। नाड़ो घाट की उस गुफा में राज परिवार की मूर्तियां बनवाई गई और ये जगह असल में एक टोल बूथ हुआ करती थी, यानी कि यहाँ से गुजरने वाले हर ट्रेडर, हर काफिले को रानी नागनिका की इस पॉलिटिकल और रिलीजियस ताकत का एहसास होता था। लेकिन दोस्तों, सत्ता का खेल, असली खेल कुछ सदियों बाद शुरू होने वाला था। चौथी शताब्दी ईस्वी के आखिर तक आते आते गुप्त एम्पायर का बोलबाला हो गया नॉर्थ इंडिया में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ताकतवर राजा तो थे, लेकिन शकों के बढ़ते हमले उनके लिए बड़ा सिरदर्द थे। दक्कन और पश्चिमी भारत में शकों के हमले बढ़ते जा रहे थे। इन हमलों को रोकने के लिए विक्रमादित्य ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक राजवंश के युवराज रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दी। वाकाटक के रूप में गुप्त एम्पायर को अब शकों के खिलाफ एक मजबूत बफर स्टेट मिल गया था। लेकिन 390 ईस्वी के आसपास रुद्रसेन द्वितीय की अचानक मौत हो गई। उनके बेटे अभी छोटे थे और वाकाटक साम्राज्य में सिविल वॉर और बाहरी हमलों के खतरे बढ़ गए थे। ऐसे नाजुक वक्त में प्रभावती गुप्त आगे आती हैं। प्रभावती गुप्त ने अपने नाबालिग बेटों की रीजेंट यानी कि संरक्षण के तौर पर सत्ता की बागडोर संभाली। पुणे से मिली तांबे की प्लेटें जो उनके शासन के 13वें साल में जारी की गई, वो इस बात का पुख्ता सबूत है कि वो कोई कठपुतली रानी नहीं थी जो दरबार के दरबारियों के अंदर चलती थी, बल्कि वो ताकत के साथ रूल कर रही थी। उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ अपनी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश किया इन लोगों के बीच में। यहाँ तक कि अपने पति की जगह इन्होंने अपना गुप्ता टाइटल ही नाम के साथ जारी रखा। प्रभावती ने अपनी राजधानी को नंदीवर्धन शिफ्ट किया और धीरे धीरे वाकाटक एम्पायर में गुप्त साम्राज्य का प्रभाव बढ़ता चला गया। बिना किसी बड़ी जंग के सिर्फ अपनी पॉलिटिकल सूझबूझ से उन्होंने लोकल सामंतों को अपने कंट्रोल में रखा और करीब 2 दशकों तक एक छत्र राज्य किया। प्रभावती गुप्त क्लासिक एग्जाम्पल थी जहां पर बायोलॉजिकल एक्सीडेंट और बाहरी गठबंधन ने मिलकर एक महिला को कंप्लीट पावर सौंप दी थी। अब अगर आपको लगता है कि यही महिला शासिकाओं का पीक था, तो आपको 8वीं और 9वीं सदी के उड़ीसा का खूनी इतिहास जानना होगा। 8वीं सदी के आसपास का दौर उड़ीसा के लिए डार्क और अराजकता से भरा हुआ था। एक तरफ से राष्ट्रकूटों के हमले हो रहे थे, तो दूसरी तरफ बंगाल के पाल वंश की सेनाएं अपनी सीमाएं बढ़ाती जा रही थी।
उड़ीसा के राजा थे शांतिकर प्रथम। उनकी मौत के बाद पूरा एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। लोकल सामंत बगावत पर उतर आए थे। ऐसे टाइम में सामने आती हैं रानी त्रिभुवन महादेवी प्रथम। इनका असली नाम गोस्वामिनी देवी था। वो पश्चिमी गंग वंश के राजा राजमल्ल प्रथम की बेटी थी। जब उनके सामने रीजेंट बनकर पर्दे के पीछे से शासन करने का प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। करीब 845 ईस्वी में जारी उनका ढेंकनाल चार्टर बताता है कि उन्होंने गुहेश्वर पाटक में अपना राज्याभिषेक करवाया। चार्टर साफ साफ दिखाता है कि उनके कमल रूपी चरणों को जागीरदार राजाओं के मुकुटों ने चूमा था। त्रिभुवन महादेवी का शासन सिर्फ कागजों या दान पत्रों तक लिमिटेड नहीं था। उनके पास करीब 3 लाख सैनिकों की एक बहुत बड़ी और डेंजरस स्टैंडिंग आर्मी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस सेना में महिलाएं भी शामिल थी। प्रसिद्ध अरब भूगोलवेत्ता इब्न खुर्दादबीह ने अपने यात्रा वृत्तांतों में इस बात को लिखा है, रानी को पता था कि सिर्फ सेना के दम पर सत्ता नहीं बचाई जा सकती। इसके लिए लोगों के दिलों में एक ईश्वरीय खौफ पैदा करना भी जरूरी था। इसीलिए उन्होंने बैताला देउला नाम के एक ऐसे मंदिर को बनवाया जिसका आर्किटेक्चर आज भी लोगों को हैरान कर देता है। इस मंदिर को अगर आप देखोगे तो यहाँ देवी चामुंडा की मूर्तियां हैं और यह खोपड़ियों और तांत्रिक प्रतीकों से सजा हुआ मंदिर है। रानी ने वैष्णव भक्ति के साथ शाक्त तंत्र का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक कॉम्बिनेशन तैयार किया जिसने उनके विरोधियों को दहशत में डाल दिया। उनकी इस कामयाबी ने उड़ीसा में एक ऐसा बदलाव लाया जो पूरे मिडिवल इंडिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। उनके बाद अगले 200 सालों तक भौमकर वंश में 6 और रानियों ने लगातार शासन किया। इस तरह रजिया सुल्तान के पहली सुल्तान बनने के दावे में उतना दम हमें नहीं दिखता। लेकिन इन सबके बावजूद समाज का बुनियादी ढांचा इस दौर में भी पितृसत्तात्मक यानी पैट्रियार्कल ही था। इन सारी अचीवमेंट्स के साथ एक कड़वा सच ये भी है कि इन रानियों का उदय समानता के विचारों के कारण नहीं हो रहा था कि महिलाओं को बराबरी दी जाए। ये रानियां सत्ता में तभी आई जब मर्द उत्तराधिकारियों की लाइन खत्म हो गई, या फिर जब बच्चे छोटे थे, या जब बाहरी आक्रमणों ने राज्य के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। ऐसा ही एक और वाकया जुड़ता है 10वीं सदी के कश्मीर से। 10वीं सदी में कश्मीर की बर्फीली वादियां राजनीतिक साजिशों, हत्याओं और खून खराबे का सेंटर बन गई। उत्पल डायनेस्टी का यहाँ पतन हो गया और सत्ता की असली चाबी तंत्री यानी कश्मीर के मिलिट्री ग्रुप्स और डामर यानी यहाँ के सामंती जमींदारों के हाथों में आ गई। जो भी राजा इन लोगों की बात नहीं मानता था उसे रातों रात मौत के घाट उतार दिया जाता था। 904 से 906 ईस्वी के बीच रानी सुगंधा ने जब सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की तो इन दोनों गुटों ने एक विहार के अंदर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। यानी किसी को नहीं पता था कि आगे कश्मीर की सत्ता कैसे चलेगी, फ्यूचर क्या होगा। लेकिन फिर एक रानी ने इस पूरे माहौल को बदल दिया। 958 ईस्वी में लोहार वंश की राजकुमारी और राजा क्षेमगुप्त की पत्नी दिद्दा ने अपने कम उम्र के बेटे अभिमन्यु के रीजन के तौर पर सत्ता संभाली। उनके सामने भी वही रिस्क थे जिन्होंने रानी सुगंधा की जान ली थी। वो मध्यकालीन भारत की सबसे चालाक, सबसे निर्दयी और स्ट्रेटेजिक शासिका साबित होने वाली थी। 11वीं सदी में कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी में दिद्दा को एक क्रूर, चरित्रहीन और जादू टोना करने वाली औरत के रूप में पेश किया गया है। वो उनके लिए रंडा जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी करता है और उन पर अपने ही पोतों नंदीगुप्त और त्रिभुवन को जहर देकर मारने का सनसनीखेज आरोप भी लगाते हैं। लेकिन कल्हड़ अपनी तमाम नफरत के बावजूद दिद्दा के पॉलिटिकल विजडम को एक्सेप्ट करने से खुद को नहीं रोक पाते। दिद्दा ने सत्ता में आते ही तंत्री और डामर गुटों को एक एक करके साफ करना शुरू किया। इन्होंने रिश्वत, धोखा और डिप्लोमेसी का ऐसा जाल बिछाया कि कश्मीर के किंग मेकर्स आपस में ही कटके मर गए। फिर दिद्दा ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने कश्मीर के पूरे कुलीन वर्ग के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। इन्होंने तुंग नाम के एक साधारण से भैंस चराने वाले इंसान को सीधे सीधे पीएम बना दिया। ये सिर्फ प्यार या पश्चाताप नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी ताकि दरबार के जो पुराने और चालाक अपने आप को समझने वाले वजीर हैं उनकी ताकत को कुचला जा सके। 981 ईस्वी तक दिद्दा ने सभी मुखौटे उतार फेंके और अपने दम पर कश्मीर की अनडाउटेड साम्राज्ञी यानी शासिका बन गई। इन्होंने 1003 तक पूरे 45 साल कश्मीर पर एक छत्र रूल किया। अपने पति की मृत्यु के बाद इन्होंने सती होने से साफ इनकार कर दिया, जो उस टाइम पर उस समय की सोसाइटी के हिसाब से एक बहुत बड़ा और बागी कदम था। उन्होंने दर्जनों मंदिर, मठ और शहर बसाए। सदियों से जिस कश्मीर में कोई भी राजा
कुछ सालों से ज़्यादा नहीं टिक पाता था, उसे दिद्दा ने एक स्टेबल और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन दिया। आज के कई इतिहासकार और रिसर्चर मानते हैं कि दिद्दा पर आरोप जो लगाए और कल्हड़ का जो तीखा विरोध है वो असल में उस 12वीं सदी की ब्राह्मणवादी और पितृसत्ता की हताशा थी, जो एक ताकतवर और आज़ाद विधवा को सत्ता के पीक पर बैठे हुए बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दिद्दा ने मोरालिटी की परवाह नहीं की, उन्होंने वो सब कुछ किया जो उस वक्त कश्मीर को एक रखने के लिए ज़रूरी था। लेकिन दोस्तों, अगर कश्मीर में सत्ता की जंग अंदरूनी लोगों से जुड़ी हुई थी तो 12वीं सदी के गुजरात में यह खतरा 7 समुंदर पार से आ रहा था। यह ऐसा खतरा था जो पूरे भारत का नक्शा तक बदल सकता था। साल 1178 में गुजरात का चालुक्य एम्पायर अपने इतिहास के सबसे बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा था। राजा अजयपाल की मौत हाल ही में हुई थी और गद्दी पर उनका छोटा सा बेटा मूलराज सेकंड बैठा हुआ था। रीजेंसी की जिम्मेदारी ऑफकोर्स राजा की विधवा रानी नायकी देवी के कंधों पर आई। इसी अनस्टेबिलिटी का फायदा उठाने के लिए नॉर्थ वेस्ट से मोहम्मद गौरी की भारी भरकम सेना ने गुजरात की ओर कूच किया। गौरी को लगा कि एक महिला है और एक बच्चा है, उसके शासन का ये राज्य उसके हल्की कैवेलरी के सामने आसानी से घुटने टेक देगा। लेकिन जैन विद्वान मेरुतुंग की 14वीं सदी की किताब प्रबंध चिंतामणि एक बहुत ही अलग कहानी बताती है। रानी नायकी देवी ने अपने महल में बैठकर गौरी का इंतजार करने या फिर संधि की भीख मांगने की कोई भी कोशिश नहीं की। इन्होंने एक बहुत ही अटैकिंग स्ट्रेटजी बनाई। नायकी देवी जानती थी कि खुले मैदान में गौरी की जो तेज घुड़सवार सेना है उससे वो नहीं जीत पाएंगी और ये सुसाइड के बराबर होगा। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले एक राजपूत महासंघ तैयार किया। इसमें चौहान, परमार और झाला वंश के लड़ाकों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया गया। इसके बाद रानी ने युद्ध का मैदान खुद चुना। माउंट आबू के पास कसाहदा या गदार घट्ट नाम की एक जगह पड़ती है, सकरा पहाड़ी दर्रा है। जब गौरी की विशाल सेना अपनी पूरी स्पीड और घमंड के साथ उस दर्रे में घुसी तो रानी की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। रानी नायकी देवी खुद अपने छोटे से बेटे को गोद में बांधकर अपनी सेना को लीड कर रही थी। इस साइकोलॉजिकल सीन ने चालुक्य सेना में एक अजीब सा उत्साह भर दिया। उस सकरे दर्रे में गौरी के घुड़सवार ना तो पीछे मुड़ सकते थे और ना ही वो खुलकर वार कर सकते थे। इंडियन हाथियों और भारत जो पैदल सेना थी, इन लोगों ने तुर्की घुड़सवारों को कुचल कर रख दिया। ये एक तरफा कत्लेआम था। मोहम्मद गौरी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहा। इस हार का गौरी पर इतना ज़्यादा असर पड़ा कि उसने फिर कभी रेगिस्तान के रास्ते से भारत पर अटैक नहीं किया और मजबूरन उसे खैबर दर्रे की तरफ मुड़ना पड़ा, जहां से फिर वो तराइन की लड़ाई लड़ता है। रानी नायकी देवी की इस जीत ने नॉर्थ इंडिया पर इस्लामी कब्जे को और कई दशकों तक टाल दिया। लेकिन ये तो बात हो गई नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की। साउथ इंडिया में भी ऐसा ही एक क्राइसिस चल रहा था। दक्षिण भारत में काकतीय राजवंश था जिसको 13वीं सदी में एक अलग तरह की क्राइसिस से गुजरना पड़ा। राजा गणपति देव की कोई संतान नहीं थी, उनकी सिर्फ बेटियां थीं। टाइम के साथ दक्कन में महिला उत्तराधिकारी को कभी सामंत स्वीकार नहीं करते थे। इसीलिए राजा गणपति देव ने एंशियंट और बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल पुत्रिका अनुष्ठान का सहारा लिया। इस अनुष्ठान के जरिए उन्होंने अपनी बेटी रुद्रमा देवी को सिंबॉलिक रूप से एक पुत्र और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उन्हें महाराजा रुद्रदेव का पुरुष नाम दिया गया। रुद्रमा देवी ने मर्दों के कपड़े पहनने शुरू किए। दरबार में एक राजा की तरह वो बैठने लगी और युद्ध कला में इन्होंने महारत हासिल की। लेकिन जब राजा की मौत हुई और रुद्रमा देवी गद्दी पर बैठी तो वही हुआ जिसका डर था। हड्डी के अंदर तक पितृसत्ता में रंगे सामंतों ने और चचेरे भाइयों ने इनके खिलाफ बगावत कर दी। देवगिरी के यादवों और उड़ीसा के गजपति शासकों ने भी इस अंदरूनी क्राइसिस का फायदा उठाया और काकतीय एम्पायर पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन रुद्रमा देवी किसी के सामने झुकने वाली नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा सोशल और मिलिट्री सुधार किया जिसने काकतीय एम्पायर का ढांचा ही बदल दिया। इसे नायंकर सिस्टम कहा जाता है। रानी जानती थी कि खानदानी सामंतों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्होंने गैर अभिजात वर्ग के साधारण और वफादार योद्धाओं को नायक की उपाधि देनी शुरू कर दी। उन्होंने इन नायकों को ज़मीनें दी, टैक्स कलेक्ट करने के अधिकार दिए और बदले में उन्होंने रानी के लिए एक समर्पित और मजबूत सेना खड़ी की। इस नए सिस्टम ने पुराने जो कुलीन वर्ग थे उसकी कमर तोड़ दी। रुद्रमा देवी ने वारंगल के किले को इतना मजबूत और अभेद्य बना दिया कि बाद में दिल्ली सल्तनत की सेनाओं को भी इसे जीतने में पसीने छूट गए। 1289 ईस्वी में युद्ध के मैदान में ही रानी की मृत्यु हो गई। उनके निधन के कुछ समय बाद 1293 के आसपास मशहूर इटालियन यात्री मार्को पोलो काकतीय एम्पायर पहुंचा था घूमते घूमते। मार्को पोलो को यह गलतफहमी हो गई थी कि वो राजा की विधवा थी, लेकिन उसने अपने वृत्तांतों में रानी की तारीफ बहुत की है। मार्को पोलो ने लिखा कि उनके 40 साल के शासन में
न्याय और शांति थी और वो एक बहुत ही विवेकशील महिला और महान प्रशासक थी। अब दोस्तों, इन तमाम घटनाओं को अगर आप देखो तो एक जैसा पैटर्न दिखेगा। पहले एक बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी होगी, फिर एक महिला रीजेंट बनकर सत्ता संभालेगी, उसके बाद वो अपनी ताकत को कंसोलिडेट करेगी और आखिरकार एक बहुत ही बड़ी संप्रभु शासक बनकर उभरेगी। लेकिन फिर भी कुछ हिस्टोरिकल डिबेट्स आज भी चलती हैं, जैसे कि क्या प्रभावती गुप्त वास्तव में एक आज़ाद रानी थी या सिर्फ अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय की एक कठपुतली थी। तांबे की प्लेटें और उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से लिए गए फैसले इशारा करते हैं कि वो निश्चित ही एक मजबूत शासिका थी। ऐसा ही सवाल उठता है कि क्या दिद्दा ने सच में अपने पोतों की हत्या कर दी थी। कल्याण के अलावा किसी और समकालीन स्रोत में इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, जिससे ये आरोप एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ज़्यादा दिखता है। रुद्रमा देवी का महाराज के रूप में पेश आना आज भी हिस्टोरियंस के बीच इस बात की बहस को छेड़ता है कि क्या यह समाज की पैट्रियार्किकल मजबूरी थी या रानी द्वारा अपनी पहचान को एक स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल करने का तरीका था। इन सभी अनसुलझे रहस्यों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के बीच कुछ ऐसे तथ्य दबे हैं जो इतिहास को देखने के हमारे नज़रिए को पलट देते हैं। ये आर्कियोलॉजिकली साबित हो चुका है कि रानी नागनिका ने ऐसे वैदिक यज्ञों को स्पॉन्सर किया जिन्हें करने की परमिशन पारंपरिक धर्म ग्रंथों में महिलाओं को थी ही नहीं। अरब यात्रियों के दस्तावेज इस बात को बताते हैं कि भौमकर वंश की रानी के पास लाखों की सेना थी जिसमें महिलाएं भी युद्ध लड़ती थी। दिद्दा का 45 साल का लंबा शासन उनके समकालीन कई महान पुरुष राजाओं से कहीं ज़्यादा लंबा और प्रभावशाली था। लेकिन अब दोस्तों आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि आखिर इन महान रानियों के होते हुए ऐसा क्यों है कि हम किताबों में रज़िया सुल्तान के बारे में पहले पढ़ते हैं। क्या ये कोई साजिश थी जिसने इन सभी रानियों को भुला दिया जिनकी कहानी मैंने आपको बताई। इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, क्योंकि एक जवाब में ये पूरी कहानी आपको समझ आएगी नहीं। इसीलिए एक एक करके मैं हर एक बात आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आता है वो तरीका जिससे हमारा इतिहास लिखा और पढ़ा गया। ब्रिटिशर्स और कॉलोनियल हिस्टोरियंस को फारसी क्रॉनिकल्स जैसे कि तबकाते नासरी और उस दौर के जो बाकी किताबें लिखी गई, इनको पढ़ने और समझने में थोड़ी आसानी होती थी क्योंकि इनका नैरेटिव बहुत लीनियर और सीधा चलता था। वहीं अगर एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री देखी जाए तो यहाँ संस्कृत के शिलालेख हैं, तांबे के दान पत्र हैं, टूटे हुए खंडहर हैं। इन सब में हमारा एंशिएंट इंडिया का इतिहास बिखरा हुआ है। इन पत्थरों को पढ़ने और उनका मतलब निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत और गहरी एपिग्राफिक रिसर्च की ज़रूरत होती थी। इसीलिए वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने उस आसान रास्ते को चुना जो उनके सामने दिल्ली सल्तनत के दस्तावेजों ने पेश किया। उन्होंने रजिया को एक एक्सेप्शन की तरह पेश किया, जबकि असलियत यह थी कि भारत में महिला रानियों की एक बहुत लंबी और बहुत मजबूत परंपरा रही है। अब दूसरी बात पे आते हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिल्ली सल्तनत उस टाइम पर नॉर्थ इंडिया की सबसे ताकतवर और सेंट्रलाइज पॉलिटिकल संस्था थी। इससे पहले जो महिलाएं शासिका थीं, जैसे कि प्रभावती गुप्त, दिद्दा या रुद्रमा देवी, वो या तो किसी रीजनल राजवंश को रिप्रेजेंट करती थी या शुरुआत में वो रीजेंट या संरक्षक रही थी। वहीं अगर आप रजिया को देखो तो रजिया ने खुद को सीधे सुल्तान डिक्लेयर किया, ना कि सुल्ताना। सुल्ताना मतलब रीजेंट। ये बहुत ही बड़ा सिंबॉलिक बदलाव था। ये है लॉजिक सत्ता के नेचर का। देखो, प्राचीन और जो अर्ली मिडिवल इंडिया था उसमें महिलाओं का सत्ता में आना अक्सर खास कंडीशंस में होता था, जो मैंने अभी पहले बताया भी था, जैसे कि कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं हुआ, राजा नाबालिग होगा। एग्जाम्पल के लिए आप प्रभावती गुप्त को देखो, वो अपने पुत्रों की रीजेंट के तौर पे सत्ता में आई। दिद्दा भी शुरुआत में रीजेंट थी। लेकिन रजिया के मामले में इल्तुतमिश ने सीधे सीधे अपने उत्तराधिकारी के रूप में रजिया को चुना और उन्होंने यानी रजिया ने खुद अपनी काबिलियत के आधार पर गद्दी संभाली। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रजिया ही महान थी, बाकी रानियों में कोई महानता नहीं थी। यहाँ पॉइंट ये है कि रजिया ने पैट्रियार्की की वो मजबूरी नहीं फॉलो की जो एंशिएंट टाइम में थी। चौथी बात यह है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। रजिया सुल्तान का शासन एक ऐसे समाज में हुआ जो बहुत ही ज़्यादा पैट्रियार्किकल और मिलिट्री बेस था, खासकर तुर्की अमीरों के बीच में। उन्होंने पर्दा छोड़ दिया, मर्दों की तरह दरबार में बैठी, आर्मी को लीड किया और खुलेआम सत्ता चलाई। ये उस दौर के इस्लामी दरबारी ढांचे में एक बहुत बड़ा नॉर्म ब्रेक था, इसीलिए उनका एग्जाम्पल ज़्यादा अनकॉमन और यादगार बन गया। इसके अपोजिट कई प्राचीन भारतीय समाजों में कुछ हद तक महिलाओं के सत्ता में आने की परंपरा पहले से मजबूत रही है। हालांकि वो सामान्य नहीं होता था, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं था। जबकि दिल्ली सल्तनत में एक महिला गद्दी पर बैठेगी, ये इम्पॉसिबल था। अब दोस्तों आते हैं लास्ट लॉजिक पर। देखो,
इंडिया की जो हिस्ट्री है वो हमेशा से ही दिल्ली सेंट्रिक रही है। पिछले 800 सालों से ये माना जाता रहा है कि जो दिल्ली के तख्त पर बैठा है वही पूरे भारत का रूलर है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिस समय दिल्ली सल्तनत थी उसी समय पर बहमनी सल्तनत भी थी तुगलक के बाद, और उसी टाइम पर विजयनगर एम्पायर भी था, जो कि बहुत बड़े बड़े एम्पायर है। लेकिन हम दिल्ली सल्तनत का इतिहास ज़्यादा पढ़ते हैं। रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर राज किया, इसलिए उनके शासन को नेशनल हिस्ट्री का हिस्सा मान लिया गया। वहीं रानी दिद्दा जो कश्मीर में थी, प्रभावती गुप्त जो दक्कन में थी, और त्रिभुवन महादेवी जो उड़ीसा में थी, इन रानियों के एम्पायर्स को हमारे इतिहासकारों ने रीजनल हिस्ट्री के डिब्बे में डाल दिया। यानी उन्हें सिर्फ एक खास राज्य की रानी मान लिया गया, पूरे भारत की रानी उनको नहीं माना गया। हालांकि सच ये है कि प्राचीन भारत में दिल्ली आज जितनी महत्वपूर्ण नहीं थी, तब पाटलिपुत्र, उज्जैन या दक्कन या फिर कन्नौज ये सत्ता के असली केंद्र हुआ करते थे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि रजिया सुल्तान वाला जो एक केस चलता है ये पूरी तरह से अगर सही नहीं है तो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। हमारे देश में कई ऐसी रानियां हुई हैं जिन्होंने समय आने पर अपनी सत्ता संभाली और उसके बाद अपने देश को, अपने राज्य को आगे बढ़ाया। तो ये थी वो सारी महिलाएं जिन्होंने टाइम टाइम पर इस देश की राजनीति में दखलंदाजी करके अपनी सत्ता को आगे बढ़ाने का काम किया, अपने राज्य को मजबूत किया। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।